जय हिंद मित्रों, मैं इसी प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 जनवरी को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है। और यदि आप भी जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सेशन जो है आप उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में जो है फ्रेंड्स बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होते रहें और इन प्रश्नों के सहारे जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। प्रश्न और इसमें कहा गया है कि अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है। तो अधिगम पठार को जो है फ्रेंड्स दूर किया जा सकता है अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास के माध्यम से जो है अधिगम पठार को दूर किया जा सकता है। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि अधिगम पठार किसे कहते हैं। अधिगम वक्र रेखा कितने प्रकार की होती है? तो ये जो है टोटल 4 प्रकार की होती है। सरल, उन्नतोदर और नतोदर और मिश्रित, ये 4 प्रकार की जो है रेखा होती है जो अधिगम वक्र रेखा होती है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, सरल, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि जो है ये किस विधि में सम्मिलित है? एग्जाम्पल देना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, उसका वर्गीकरण करना, ये जो है आगमन विधि में शामिल है। तो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण ये आगमन विधि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम एक विधि है। अधिगम एक विधि है तो अधिगम जो है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, यह जो है अधिगम की विधि है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों का नहीं है? तो अपसारी चिंतन प्रवृत्ति ये जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का जो है शोधन है, यह जो है कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनुकरणात्मक अधिगम के सिद्धांत में कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार यह जो है अनुकरणात्मक अधिगम के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समावेशी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित इकाई है। तो RCI की बात करें, यह जो है समावेशी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित इकाई है। RCI की बात करें तो यह जो है समावेशी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित इकाई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाषा विकास को सिखलाने का कौन सा तरीका गलत है? तो उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह जो है भाषा के विकास को सिखलाने का जो है तरीका गलत है। जो उसकी खुद की भाषा हो, बच्चे की, छात्र की भाषा हो, उनके भाषा का जो है उसके भाषा को अमान्य करना, ये जो है तरीका गलत है। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है और एग्जाम्स में यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि नहीं पूछा जा रहा है या हाँ पूछा जा रहा है। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण केवल औपचारिक प्रवृत्ति है, ये कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि परिमाणात्मक अनुबंधन अधिगम क्या कहलाता है? तो परिमाणात्मक अनुबंधन, परिमाणात्मक अनुबंधन अधिगम ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन यह क्या है? तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, यह जो है सामाजिकरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में जिसके मिलने से अधिगम गति में वृद्धि हो जाती है वह क्या कहा जाता है? तो अधिगम के प्रोसेस में जिसके मिलने से अधिगम की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाती है, अधिगम इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वह पुनर्बलन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम के किस सिद्धांत में उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध को महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया है? तो अधिगम का थार्नडाइक का जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो थार्नडाइक महोदय ने दिया है, तो थार्नडाइक महोदय ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, इसमें उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य बनने वाले संबंध को महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात की जाए फिर तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अधिगम में प्रभाव का नियम ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इफेक्ट का नियम, तो ये भी जो है थार्नडाइक ने ही दिया। इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किस नियम से बना है? तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो नियम है जो स्किनर ने दिया वो प्रभाव के नियम से है, जिसे थार्नडाइक ने दिया। तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम से ये संबंधित है। आगे बात की जाए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थार्नडाइक ने गौण नियमों की संख्या कितनी बताई है? तो थार्नडाइक ने गौण नियमों की संख्या 5 बताई है। आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब कभी भी कोई जीव बिना उद्दीपक को देखे स्वयं अपनी मनमर्जी से अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो वह किस प्रकार का व्यवहार है? तो यह जो है क्रिया प्रसूत या सक्रिय व्यवहार है। क्रिया प्रसूत या सक्रिय व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें जीव बिना उद्दीपक को देखे स्वयं अपनी मनमर्जी से अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चुस्ती की आयु कौन सी आयु होती है? तो बाल्य अवस्था वो आयु होती है जो चुस्ती की आयु होती है। गंदी आयु यानी कि बैड एज ये किस अवस्था को कही जाती है? तो बाल्य अवस्था वो अवस्था होती है जिसे बैड एज के नाम से जानी जाती है, यानी कि गंदी आयु के नाम से जानी जाती है। जीवन का अनोखा काल ये किस अवस्था को कहते हैं? तो वह जो गंदी आयु होती है जो बाल्य अवस्था में होती है उसी बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। फिर कहा गया है कि बाल विकास की अवस्था जहाँ संवेग भाव में जो है बदलने लगते हैं, यानी उसके अंदर से जो संवेग आते हैं वो भावना में चेंज होने लगते हैं, वह भी जो अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था ही होती है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि पुनर्वलन अनुसूची की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की? तो पुनर्वलन अनुसूची की बात जो है फ्रेंड्स ये बीएफ स्किनर ने की। किसने की? बीएफ स्किनर ने की। अगले क्वेश्चन ये पूछा गया कि अधिगम में किसी भी बालक की प्रत्येक अनुक्रिया के पश्चात उसे पुनर्वलन दिया जाता है तो वह किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो जब बच्चे सीख रहे हैं अधिगम कर रहे हैं तो उसमें जो है बालक के प्रत्येक यानी जितने भी वो अनुक्रियाएं करते हैं उसके बाद फिर से उसके पुनर्बल दे दिया जाता है। तो यह जो पुनर्बल होता है यह सतत पुनर्बल कहलाता है, यानी कि सस्टेनेबल पुनर्वलन। आगे बात की जाए फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुनर्वलन अनुसूची में सबसे श्रेष्ठ पुनर्वलन कौन सा है? तो पुनर्वलन अनुसूची में सबसे श्रेष्ठ पुनर्वलन की बात की जाए तो असतत अनुपात परिवर्त यह जो है पुनर्वलन अनुसूची में सबसे श्रेष्ठ पुनर्वलन है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूझ का सिद्धांत किसका है? तो कोहलर महोदय ने जो है फ्रेंड्स ये सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर महोदय ने फ्रेंड्स सूझ का सिद्धांत दिया है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्णाकार या समग्राकृति का सिद्धांत किसने दिया है? तो पूर्णाकार और समग्राकृति का सिद्धांत भी जो है फ्रेंड्स ये कोहलर महोदय ने दिया और सूझ का सिद्धांत भी जो है कोहलर महोदय ने दिया। फिर आगे पूछा गया है गेस्टाल्ट संप्रदाय में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय में, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय में वर्दिमर, कोफका, कोहलर और कुर्ट लेविन। वर्दिमर, कोफका, कोहलर और कुर्ट लेविन ये मनोवैज्ञानिक जो है गेस्टाल्ट समुदाय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है गेस्टाल्ट के प्रतिपादक कौन था? तो प्रतिपादक जो है इसके वर्दिमर महोदय थे। वर्दिमर महोदय जो है गेस्टाल्ट के प्रतिपादक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो कोहलर ने जो है सुल्तान नामक जो है एक चिंपैंजी पर अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जो है प्रयोग किया। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत फ्रेंड्स ये कोहलर महोदय ने दिया। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अचानक किसी समस्या का समाधान आ जाना यह क्या कहलाता है? तो यह जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है जिसे कोहलर महोदय ने दिया था और इसी के अनुसार जो है अचानक किसी समस्या का समाधान मन में आ जाता है बच्चों के मन में, और यह जो है अंतर्दृष्टि की सिद्धांत कहलाती है।
आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके सिद्धांत से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स कोहलर महोदय के सूझ के सिद्धांत के माध्यम से यानी कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के माध्यम से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली मनोवैज्ञानशाला कहाँ स्थापित हुई। तो उत्तर प्रदेश में पहली मनोवैज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूपी में पहला मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ बना। तो ये भी जो है आगरा में बना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो कि 1 से 5 तक के जो क्लास होते हैं वो प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की होती है। तो ये जो है डाइट संस्था की होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि डाइट की स्थापना का सुझाव किसने दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 द्वारा जो है डाइट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो अल्बर्ट बंडूरा वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बल दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब अधिगम की गति समानांतर हो जाती है यानी कि पैरेलल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे अधिगम पठार कहते हैं जब अधिगम की गति समानांतर हो जाती है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।